नमस्कार दोस्तों, आप जिस चेहरे को इस वीडियो में देख रहे हैं, ये चेहरा रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो गया। मगर जब लोगों को इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे हुए कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। ये बात है साल 2020 में हुए लॉकडाउन की, जब अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ भारत में तो नहीं हुई थी, क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में इस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। इस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगे कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। इस वीडियो के साथ लोगों ने टिकटॉक पर डुएट बनाना भी शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके तो कभी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और यह सब इसलिए क्योंकि वह लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। और अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था जिसके कारण इस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ। इस लड़की का नाम इज़ाबेला गुस्मैन है, जो कि अपनी माँ यूनी होय और सौतेले पिता रेहान होय के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोड़ा शहर में 2624 साउथ लिमा स्ट्रीट में रहा करती थी। इसकी कोर्ट तक पहुंचने की कहानी की शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल की थी। मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेला की मां अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा, तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी हैं वह इससे पहले भी उन्हें कई बार यह बात बता चुके हैं कि जब भी वह घर पर नहीं होती है तो इज़ाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते हैं तो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते हैं। मगर उस वक्त उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इज़ाबेला के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यह यकीन हो गया। उसकी मां सीधे इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और अपने दूसरे पति रियान, जो कि इज़ाबेला के सौतेले पिता हैं, उनके साथ सीधे इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर किसी भी बात का जवाब सही ढंग से नहीं दिया गया और उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इज़ाबेला कोई भी बात समझने के बजाय उल्टा अपनी मां के ही ऊपर जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी मां के मुंह पर थूक कर चली गई। इस बात से हैरान होकर उसकी मां को बहुत ही बड़ा धक्का लगा और इज़ाबेला के इस बर्ताव से उन्हें इतना डर लगने लगा, अपने कमरे में भी अकेले सोने से भी डरने लगी। इसलिए वो पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रायन के साथ ही रहती थी, जबकि वह अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर यह कहानी यहाँ कैसे पहुंची। दरअसल इज़ाबेला गुस्मैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोड़ा शहर में हुआ था, मगर उसे उस वक्त वो अपने पहले पिता रॉबर्ट गुस्मैन और अपनी मां के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। वे सब एक साथ मिलकर अरोड़ा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो चलाते थे, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते हैं और इज़ाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुस्मैन से। पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था, मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला तक कर लिया और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुस्मैन तलाक लेकर अलग हो गया और उसे उस वक्त कोई और मिल गई। इसलिए अब वह इज़ाबेला को अपनी मां के साथ छोड़कर उसी शहर में कहीं और रहने लगा। इज़ाबेला बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो अब ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी 2000 में उसकी माँ यूनी की शादी एक दूसरे शख्स रेहान के साथ में हुई। अब इज़ाबेला के पास अपने सौतेले पिता थे। इज़ाबेला इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली है।
और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपने पहले पिता रॉबर्ट बुशमैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और यहीं से चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर होना शुरू हो गई, क्योंकि उस वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इज़ाबेला बड़ी होती रही वैसे वैसे उसका गुस्सा भी दिन पर दिन बढ़ता चला गया। वह अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौने की डिमांड करती थी, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस बात पर वह अपनी माँ से लड़ती और झगड़ा करती ताकि उसकी डिमांड पूरी हो सके, जिसके लिए वह अपने स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब करने लगी। फिर भी वही सब होने लगा, वह डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी, और 7 साल तक लगातार ऐसे बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया था कि अब उसे संभालना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उसकी माँ ने उसे उसके पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया, पर कुछ दिनों के बाद ही वो वापस अपनी माँ के घर आ गई। हालांकि बावजूद इसके उसके बर्ताव में कोई भी सुधार नहीं आया। इसके बाद जब वह 14 साल की हुई तब उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इज़ाबेला, जो उसके माता पिता और सौतेले पिता सभी जेहोवा विटनेस, जो कि ईसाई धर्म की ही एक शाखा है, पर इस धर्म को मानने वाले लोग ना तो क्रिसमस मानते हैं और ना ही ईस्टर और ना ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इज़ाबेला ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया था। वह पूरे आज़ाद ख्याल वाली लड़की बन गई थी। ना तो वह अपने माँ बाप का कहना मानती और ना ही ढंग से स्कूल जाती। बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती, और कई बार वह 3-3 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती। और जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो फिर से उनसे लड़ने लगती। वह स्कूल में स्टूडेंट ही थी, बस वो किसी तरीके से पास हो जाया करती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस उसे उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत बड़ा धक्का लगा, जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इस बार तो हद हो गई, जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज तक पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपने ही माँ के मुंह पर थूकना। जिसके बाद उसकी माँ पूरी रात डर के साए में गुजारी। किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगला दिन यानी बुधवार 28 अगस्त। वह सुबह सुबह ही अपना मोबाइल चेक करती है और देखती है कि इज़ाबेला ने पिछले रात उन्हें एक मेल किया था। जब वह उस मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे। वो शब्द थे हु द यू विल पे, जिसमें कि इज़ाबेला के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है उसके लिए तुम्हें भूखा रहना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब योनी और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति दियान को दिखाती है, और अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार योनी पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है, जो कि इज़ाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि यह घरेलू मामला था, इसलिए पुलिस पहले तो इस पहली को समझती है और फिर बाद में यह वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इज़ाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हो चुकी थी। तो वार्निंग देने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इज़ाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है, पर योनी ही के मन में अब भी एक डर सता रहा था। इसलिए वह अपने स्टूडियो पहुंची तो उसने ये सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट बुशमैन को बताई। इसलिए इज़ाबेला की माँ रॉबर्ट से कहती है कि वह उसके घर जाकर उससे बात करे और उसे समझाए। और क्योंकि वह अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते हैं, जितना कि वह तलाक के पहले करते थे, और फिर वे साथ में उसके घर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इज़ाबेला अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से ही वह अपने बेडरूम से बाहर नहीं आई थी। पर जब उसके पिता वहां पहुंचते हैं तो इज़ाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में जाते हैं और वहां बैठकर उसे शांति से समझाने लगते हैं कि उसने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया। उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हर बात सुननी चाहिए, ना कि कोई जिद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वह इसी तरह इज़ाबेला को समझाते रहे, और इस पूरी बातचीत के दौरान
इजाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुनती रही और अपना सर हाँ में हिलाती रही। जिस तरीके से इजाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो यह थी कि किसी भी बात पर वह ध्यान नहीं दे रही थी। बस वह इस बात को कम से कम सुनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपने कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जैसे कि वह शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद इजाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद वो वापस पहुंचती है और वो अपने साथ रेहान के लिए मैकडॉनल्ड से उसी रात खाना भी लेकर आती है। घर पहुंचने के बाद योनी ध्यान से पूछती है कि इजाबेला कहाँ है। वो कहता है कि उसे नहीं पता, उसने करीब 1 घंटे पहले ही लगभग 8:30 बजे के आसपास इजाबेला को घर के किचन में देखा था। रेहान की बात सुनने के बाद योनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रेहान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि इजाबेला की माँ उनके लिए लाई थी। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेहान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से दमदम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जमीन पर गिर गया हो या फिर दीवार से टकराया हो। फिर वह कुछ देर बाद जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही वह ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागते हैं और वह जैसे ही ऊपर मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और शावर के चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर वह बाथरूम के जब करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया तो इजाबेला ने अंदर से पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से योनी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रेहान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह यही सोच रहा था कि दरवाजे को कैसे खोला जाए। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून भी बह रहा है और ये देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फ़ोन उठाया और 911 पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे जब कॉल पर उन्होंने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बह रहा है। इसके बाद वहाँ पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुँच गया। तभी अचानक से रेहान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, जो होगा मतलब कि भगवान, और यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यूनी होई की थी और यह उसकी आखिरी आवाज़ भी थी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अंदर से इजाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और तुर्किश कलर की शॉर्ट पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें अब भी खून टपक रहा था। इजाबेला को इस हालत में देखकर रेहान दंग रह गया और वह जहाँ खड़ा था वहाँ खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इजाबेला ने रेहान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रेहान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रेहान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वह जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी यूनी होए बाथरूम के फर्श पर हालत में पड़ी थी। रेहान ने अपनी पति होए के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान देखा था और उसके पूरे चेहरे और शरीर पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेहान अभी भी कॉल पर ही था और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी के हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रेहान अपनी बीवी को सीपीआर देने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि योनी लगातार दोनों खुली आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर यह साफ लग रहा था कि योनी की मौत हो चुकी है। रात लगभग 10:16 पर अरोड़ा पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी वहां पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसकी पत्नी को मुर्दा घोषित कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
इसके बाद अरोड़ा पुलिस इजाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वह पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद वह उसी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। और अब पुलिस उसके सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि इजाबेला का फ़ोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोड़ा पुलिस मीडिया के ज़रिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वह आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था। और पुलिस जैसे ही पब्लिक से यह अपील करती है कि वह जहां भी और जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर कर दे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे यह पता चला कि योनी के ऊपर 79 टाइम्स यानी कि 69 बार से भी ज़्यादा हमला किया गया, जिसमें 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और बाकी के शरीर पर वार किया गया। हालांकि बाद में कोर्ट की हियरिंग के दौरान पता चला कि योनी के ऊपर 69 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर और 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिसमें से अलग अलग उसके शरीर पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो अब यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मीडिया के सामने आ गई, तो यह खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरफ फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी सगी माँ को इतने बुरे तरीके से क्यों मार दिया। पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पास पार्किंग गैरेज में अंदर से खून से सनी एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वहां के पार्किंग गैरेज में पहुंचती है तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से कैसे गायब हो सकती है, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि इजाबेला और इस दूसरे मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सिविल यूनिफॉर्म में कुछ पुलिस वालों को उसे पूरे एरिया में तैनात कर दिया। एक लड़की बाहर आती हुई दिखी जिसने पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स पहने हुए हैं। पुलिस को लगा कि वो इजाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर ने उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इजाबेला गुस्मैन है। इसके बाद वह इजाबेला का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस वाले उसके साथ साथ चलने लगे, और वो जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इजाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी। यहाँ इजाबेला ने पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि आपने गलत लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे ज़रूर मिलती है, पर वह असल में वो नहीं है। बल्कि उसने कहा कि उसका नाम सामंता गुंजाइस है और वह इंसानिटी में रहती है, पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून ये साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वह वही है। इसलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करते हैं, और आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कार में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो कहाँ गायब हो गई। तो इसका जवाब यह है कि जो लाश कार में पड़ी थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इजाबेला गुस्मैन थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी माँ का कत्ल करने के बाद इजाबेला ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्क रोड के पास बने पार्किंग गैराज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह उसे कार में सोते हुए देखने के बाद यह लगा कि कोई लाश पड़ी है। जिसके बाद वहां के सिविलियंस ने पुलिस को कॉल किया, और पुलिस जब वहां पहुंची तब तक वो पार्किंग गैरेज से बाहर चली गई थी, और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एलिसा गुस्मैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे
जुडिशियल कस्टडी पर अरोड़ा सिटी के जेल में भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद यानी 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोराडो के पास एरा पर काउंसलिंग कोर्ट में पेश होना था, जहां पर उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं। मगर उस दिन उसने कोर्ट जाने से मना कर दिया और वह अपने सेल से बाहर ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से यह हुआ कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती से खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वह सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे ज़बरदस्ती लाना पड़ा, और जब वह कोर्ट पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी, कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी, तो कभी कुछ और कर रही थी। उसके ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे और साथ ही साथ जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे कोई भी बेल नहीं मिल सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए, क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया था तब वह 18 साल की एडल्ट हुई थी, और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया था, उसे देखकर यह पक्का था कि इजाबेला को मैक्सिमम सज़ा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानोट्स नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर्स ने रिचर्ड पाउस की गवाही के बेस पर दिमागी बीमार ठहराया, और इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि जिस वक्त वह यह सब कर रही थी उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलियन नाम की औरत को मार रही है, और ऐसा करने के लिए, और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज ब्रोचलर ने सारे रिपोर्ट और दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, और उन्होंने उस फैसले में इजाबेला की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे कोई सज़ा नहीं सुनाई, और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और कहा गया कि जब तक इजाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे या 10 साल या फिर पूरी जिंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और अगले 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज़्यादा साल तक इजाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रही। उसका इलाज वहां चलता रहा। फिर नवंबर 2020 में जब इजाबेला अवेलेबल 25 साल की हुई तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक नई चीज के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बुरा बर्ताव करते थे, और जब वो 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ी तब उससे और भी ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने यह भी बताया कि जब उसे अपनी मां का खून किया था तब वह होश में नहीं थी, पर अब वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, और अब ना ही वह खुद के लिए और समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे मेंटल हेल्थ इशू से रिहा कर दिया जाए। अचानक से इंटरव्यू टिकटॉक पर फैल गया और उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी, और सोशल मीडिया पर, खासकर टिकटॉक पर। तो आपको पता ही होगा कि टिकटॉक पर बिना सोचे समझे लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। लोगों ने बिना सोचे समझे कि उसके पास्ट में क्या हुआ होगा, बस उसके सपोर्ट में आगे आने लगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दिखने में खूबसूरत और मासूम सी थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया इजाबेला ने जो अपनी माँ का कत्ल किया है वो उसी लायक थी, और ऐसी चीज़ यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इजाबेला को ज़रूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में उसे इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वह लगातार कई टाइम से डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर उसने जो कुछ भी किया है, चाहे वह गुस्से में किया हो, दिमागी प्रॉब्लम की वजह से किया हो, या फिर जानबूझकर, वो अलग बात है। पर अफसोस की बात तो यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। जबकि हम मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल में नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसके रंग और उसकी अमीरी और गरीबी देख नहीं मापना चाहिए, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों
कि आपको मेरी जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।